हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश कुमार गुप्ता एडवोकेट। और लास्ट सेशन में हम ये देख चुके हैं कि कुर्की और उद्घोषणा क्या होती है। मतलब हमने सीआरपीसी के चैप्टर 6 को कंप्लीट कर लिया था। उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आज हमारा स्टार्ट होने वाला है चैप्टर 7, जो कि है चीज़ों को पेश करने के लिए, विवश करने के लिए आदेश का है। मतलब प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, ये चैप्टर 7 है। इसमें हम ये देखेंगे कि चैप्टर 6 में तो हमने ये देखा कि हमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बुलाना है तो हम कैसे बुला सकते हैं। मतलब हम संबंध से बुला सकते हैं और वारंट से बुला सकते हैं। उसके बाद हम उसे कुर्की करके बुला सकते हैं और उसके बाद घोषणा करके बुला सकते हैं। अब हमें कोई दस्तावेज न्यायालय में बुलानी है या कोई चीज़ हमें किसी विचारण में, किसी मुकदमे के विचारण में किसी चीज़ की आवश्यकता हो रही है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकती है, उसको हमें बुलाना है। या हमें कोई डाक अधिकारी है या कोई हमारे पास जो तार अधिकारी हैं उनके पास कोई पार्सल रखा हुआ है, उसकी हमें आवश्यकता पड़ी है, हमें उसे बुलाना है, उसे हमें न्यायालय में लेके आना है। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि अब कोई चीज़ हमें किसी किसी स्थान की तलाशी भी लेने की ज़रूरत पड़ जाती है कि मान लीजिए कहाँ पर कोई चीज़ हमें सूचना मिली है कि कोई चीज़ कहीं पे चुराई हुई रखी गई है या कहीं पे कोई जाली कागज़ बनाया जा रहा है। इन सारी चीज़ों की जो हमें तलाशी लेने का अधिकार है और इनको न्यायालय में लाने का अधिकार है, जो चैप्टर 7 के अंदर दिया गया है। और आज हम यही शुरू करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 7, प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। ये हमारा आज का टॉपिक है। मतलब चीज़ों को चीज़ें पेश करने के लिए विवश करने के लिए आदेश का है। ये आज का हमारा चैप्टर नेम है। और सीआरपीसी में आप हमेशा ध्यान रखिए, जो चैप्टर्स बहुत अनटच रह जाते हैं, जिनको मोस्टली लोग पढ़ना प्रेफर नहीं करते और कह देते हैं कि एग्जाम में नहीं आते हैं, वहाँ से सीआरपीसी में सीधे सीधे जुडिशरी के अंदर चैप्टर के साथ में उसका नाम पूछ लेते हैं कि फला चैप्टर में किस नंबर का ये चैप्टर है और इस चैप्टर में क्या नाम दे रखा है। मतलब चैप्टर 7 का क्या नाम है, या वो सीधे पूछ लेंगे चीज़ें पेश करने को, विवश करने के लिए जो आदेश का है वो किस चैप्टर में डिफाइन की गई है। ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं कभी कभी। और ये पता देंगे, ये हमारे पास सेक्शन स्टार्ट होंगे हमारे 91 से 98 तक। और इसमें जो पहला हमारा सब हेडिंग है, पेश करने के लिए संबंध। संबंध टू प्रोड्यूस। मतलब अब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी दस्तावेज को या किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल को पेश करने के लिए सम्मन इशू करेंगे और सम्मन के बिहाफ पर उसे पेश करेंगे। मतलब उसको पेश करने के लिए हम विवश करेंगे, क्योंकि जैसे ही हमने सम्मन से हमने किसी इंसान को हमने बुलाया था कोर्ट के अंदर, अब हम किसी दस्तावेज को या किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम कोर्ट में बुला सकते हैं सम्मन। तो इस बारे में हम देखने वाले हैं। इसमें सेक्शन 91 जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है इस टॉपिक का, सेक्शन 91 कहता है दस्तावेज या अन्य चीज को पेश करने के लिए सम्मन। दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए सम्मन। अब कोई सक्षम न्यायालय जहाँ पर कोई मुकदमा चल रहा है, तो वो उस न्यायालय को या किसी ऑफिसर इंचार्ज को ऐसा लगता है कि इस मुकदमे के विचारण के लिए, जांच के लिए या अन्वेषण के लिए या इसके अलावा किसी और भी कार्रवाई के लिए किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की हमें आवश्यकता है और उस डॉक्यूमेंट के लिए हमें लाना है
और या डॉक्यूमेंट से अलहदा कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कोई पार्सल हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो न्यायालय एक सम्मन जारी करेगा या सम्मन की जगह पे एक लिखित आदेश जारी कर सकता है कि उस सम्मन या आदेश में बताए गए समय और स्थान पर उसको आप हाजिर करें या खुद लेकर उसे पेश हो। ये इसमें बताया गया है हमारा सेक्शन 91 में। तो सेक्शन 91 का एक जो पॉइंट कहता है, सब सेक्शन 1, न्यायालय या ऑफिसर इंचार्ज अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के लिए किसी दस्तावेज या अन्य चीज का पेश होना आवश्यक है, तब तब न्यायालय क्या करेंगे, न्यायालय एक सम्मन या एक लिखित आदेश जारी कर सकते हैं कि ऐसा सम्मन या आदेश में जैसा बताया गया है, जो हम सम्मन या आदेश यहाँ पर जो जारी कर रहे हैं उसमें हम समय भी बताएंगे और स्थान भी बताएंगे। वहां पर जिस व्यक्ति के लिए वो सम्मन या आदेश हम जारी कर रहे हैं वो व्यक्ति उस निश्चित समय पर उस स्थान पर हाजिर हो और सम्मन को पेश कर और उस दस्तावेज को पेश करे, ये इसमें बताया गया है। तब न्यायालय एक सम्मन या एक लिखित आदेश जारी कर सकता है कि सम्मन या आदेश में बताए गए समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और पेश करे। अब सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति जिसके लिए ऐसा आदेश दिया गया है और वो स्वयं आने के बजाय या स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या उस सम्मन को न्यायालय में पेश करवा देता है, तो ऐसा माना जाएगा कि उस सम्मन का एग्जीक्यूशन हो गया है। अब ये तो बात हो गई किसी प्राइवेट व्यक्ति के बारे में जिसके लिए हमने आदेश दिया था, जिसके पास ऐसी कोई वस्तु थी जो हमारे विचारण के लिए, अन्वेषण के लिए, जांच के लिए आवश्यक है और हम चाहते हैं कि ये हमारे न्यायालय में आए, तब तो हमने ये प्राइवेट व्यक्ति के लिए कर दिया। अब ऐसा कोई तार या पत्रों के संबंध में प्रक्रिया क्या होगी, मतलब कोई तार है, कोई पत्र है, कोई संबंध है, तो उस संबंध में प्रक्रिया क्या होगी, ये सेक्शन धारा 92 कहती है।
पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया। अब डीएम साहब को या सीजीएम साहब को या सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में किसी डाक या तार अधिकारी की अभिरक्षा में कोई पार्सल है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसकी हमें ये लगता है कि इसकी हमें आवश्यकता है हमारे मुकदमे के अन्वेषण के लिए, जांच के लिए या किसी अन्य कार्रवाई के लिए, तब डीएम साहब, सीजीएम साहब, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ये निर्देश दे सकता है कि वह व्यक्ति, अब यहाँ पर बात जो हो रही है वो किसी व्यक्ति के बारे में, क्योंकि जो हम जिस व्यक्ति को बताएंगे उस व्यक्ति के लिए हमको ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, परिधान कर देगा। मतलब किसी डाक अधिकारी के बारे में, अगर मान लीजिए कोई डाक में हमारा कोई पार्सल पड़ा हुआ है और उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारे मुकदमे के विचारण में लिए ये आवश्यक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तब सीजीएम साहब या डीएम साहब या सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसे किसी को आदेश, किसी व्यक्ति को आदेशित कर सकते हैं कि आप ये जाकर लेके आए, और वो डाक अधिकारी या तार अधिकारी हैं वो उनको उस चीज़ का परिधान कर देंगे। ये सेक्शन 1 कहता है। सेक्शन 2 जो कहता है वो ये कहता है कि अगर, ये तो बात रही इसमें हमारे जो भी हैं डीएम साहब हैं, सीजीएम साहब हैं, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, ये कहता है। अब इसके अदरवाइज जो हमारे पास मजिस्ट्रेट साहब हैं, नंबर 2 में बताया गया मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट कौन से होंगे, चाहे मजिस्ट्रेट हमारे एग्जीक्यूटिव हों या चाहे हमारे मजिस्ट्रेट जुडिशियल हों, कोई से भी हों। अब या इसके बाद इसमें एक और दे रखें कि अगर पुलिस कमिश्नर साहब को भी ये लगता है कि कोई दस्तावेज जो पार्सल घर में है या डाक घर में है और उसकी ज़रूरत हमें जांच में, विचारण में और उसी मुकदमे के किसी अन्य कार्रवाई के लिए चाहिए, तो वो डाक अधिकारी को उस दस्तावेज की तलाशी कराने के लिए, और उपधारा 1 में जो यहाँ पर बताया गया, उपधारा 1 में जिस हिसाब से ये मंगाएंगे, इनके आदेश तक के लिए, इनका जो अगला आदेश आएगा तब तक के लिए अपने पास डिटेन करके रख ले, मतलब निरुद्ध करके रख ले। डाक या तार अधिकारी, ये हमें संबंध के बारे में, ये 2 चीज़ों के लिए संबंध के बारे में बताया गया है। अब यहाँ से बात शुरू हो जाती है जो इनका, इसका दूसरा पॉइंट है, इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक है कि तलाशी वारंट। अब हमें किसी व्यक्ति की तलाशी करनी है, उसके लिए वारंट कब कब जारी किया जाएगा, इसके बारे में धारा 93 बात करती है कि सेक्शन 93 जो कहता है कि तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। तलाशी वारंट कब जारी किया जा, अब सेम प्रक्रिया है जैसे हमने चैप्टर 6 में संबंध देखा था। जब संबंध से हमारे सामने कोई व्यक्ति नहीं आ पाता है तब हम मजबूर हो गए वारंट इशू करते हैं। तो सेम इसमें है कि नंबर 1 में कहा गया है कि धारा 91 का पालन ना हुआ हो, इनका पालन नहीं हो पा रहा है, तब हम वारंट इशू, तलाशी वारंट इशू कर सकते हैं। नंबर 2 कह रहे हैं कि धारा 92 इसका पालन ना किया गया हो, तब हम तलाशी वारंट इशू कर सकते हैं। इसके अलावा अथवा
अथवा में ये कहते हैं कि जिस दस्तावेज को हमें बुलाना है न्यायालय में, जिस दस्तावेज की आवश्यकता है कि ये मुकदमे के विचारण के लिए या जांच के लिए या अन्वेषण के लिए आवश्यक है, और न्यायालय को ये पता ही नहीं है कि वो दस्तावेज है किस व्यक्ति के कब्जे में, तब भी यहाँ पर हम तलाशी वारंट जारी कर सकते हैं। मतलब कब्जे का पता ना होने पर। अब इसके बी पॉइंट में कहता है कि न्यायालय को ऐसा लगता है कि ये जो मुकदमा चल रहा है, इस मुकदमे में जो विचारण हो रहा है, ये विचारण समांतर जांच और इनका जो विचारण है समांतर तलाशी के बिना नहीं हो पाएगा, तब भी हम तलाशी वारंट जारी कर सकते हैं, ये सबसेक्शन बी कहता है। तो इसके लिए न्यायालय एक वो तलाशी वारंट, मतलब हमें यहाँ पे लगता है कि तलाशी वारंट जारी करना जांच विचारण या अन्वेषण साधारणता होना चाहिए, तब हम तलाशी वारंट के लिए तो जो न्यायालय है तलाशी वारंट जारी करेगा, तब न्यायालय तलाशी वारंट जारी कर सकता है। अब ये तलाशी वारंट जब जारी करेगा तो इसका कोई ना कोई व्यक्ति एग्जीक्यूशन करेगा। जैसे हमने वारंट जब जारी करते थे तो उसका एग्जीक्यूशन के लिए हम किसी व्यक्ति को अपॉइंट करते थे, तो सेम व्यक्ति यहाँ भी अपॉइंट होगा, तो वो व्यक्ति जो है यहाँ पर एक व्यक्ति से एग्जीक्यूट कराएगा। तो ये व्यक्ति जिसको ये तलाशी वारंट जारी हुआ है, वो व्यक्ति जहाँ पर ये दस्तावेज, जिस दस्तावेज के लिए या जिस पार्सल के लिए, जिस स्पेशल चीज के लिए हमने ये वारंट इशू किया है, उस सब जगह की तलाशी लेगा और उसको तलाश कर सकता है, ये कहा गया है सेक्शन 2 में। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है इस सेक्शन की वो ये है, जो नंबर 3 में कहा गया है कि डीएम साहब या सीजीएम साहब, ये सिर्फ दो व्यक्ति हैं, डीएम या सीजीएम, जो डाक या तार के प्राधिकारी हैं, और इनके पास जो डॉक्यूमेंट है या पार्सल है, इसकी इनकी अभिरक्षा में, इनके मतलब इनके पोजीशन के अंदर है, तो वहां से लाने के लिए और वहां तलाशी के लिए सिर्फ ये दो व्यक्ति ऑथोराइज हैं जो तलाशी वारंट का इशू कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तलाशी वारंट कौन इशू कर सकता है डाक और तार अधिकारी के लिए, तो डीएम साहब और सीजीएम साहब। ये धारा 93 की सबधारा 3 बताती है। अब आइए देख लेते हैं धारा 94 क्या कहती है। धारा 94 कहती है उन सब स्थानों की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति या कूट रहित दस्तावेज आदि होने का संदेश है। मतलब ऐसी कोई भी जगह है जिसके बारे में हमें ये पता चला है कि यहाँ पर या तो चुराई हुई संपत्ति हो सकती है, या फिर यहाँ पर जाली दस्तावेज हो सकते हैं, या स्टाम्प पेपर जाली तौर पर जो लोग बना लेते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर ऐसी हमें किसी चीज़ का सूचना मिलती है तो हम धारा 94 के तहत उसको आदेश जारी कर सकते हैं। तो धारा 94 उस स्थान की तलाशी
जिसमें चुराई हुई संपत्ति कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह। मतलब ऐसा कोई जगह है जहां से हमें ये सूचना मिली है कि इस जगह पर कोई चुराई हुई संपत्ति किसी ने छुपा रखी है, या कोई कूट रचित दस्तावेज छुपा के रखी हुई है जिसका कूट रचित होने का हमें संदेह है, हमें पता चला, हमें शक है। तो नंबर 1 डीएम साहब, एसडीएम साहब या जीएम फर्स्ट क्लास है, ये सूचना मिलने पर, जब इनको ऐसी कोई सूचना मिलेगी, चाहे वो सूचना परिवार द्वारा मिली हो या किसी भी तरीके से मिली हो, जब इनको ये सूचना मिलेगी तब ये सूचना मिलने पर कांस्टेबल से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा ये अधिकार दे सकते हैं कि आप ऐसे स्थान की तलाशी ले सकते हैं जहां पर चुराई हुई संपत्ति या कूटरचित दस्तावेज होने का संदेह है। सूचना मिलने पर कांस्टेबल से ऊपर रैंक के व्यक्ति को वारंट द्वारा अब इसमें एक लिस्ट दे रखी है कि उस स्थान में आप जाएंगे और पूरी सहायता जिसकी भी आपको ज़रूरत है उस सहायता के साथ, जितनी भी आपसे सहायता है उसके साथ आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। ये काम है कहा गया। इसमें एक अच्छी खासी लिस्ट है, मतलब 8-10 पॉइंट हैं, इनको आप वेरेट से देख लीजिए। और उसी में उन्होंने कहा है कि वारंट में जो तरीका बताया गया होगा, जो ये तीनों लोग वारंट जो इशू करेंगे, इनके लिए जो कांस्टेबल से ऊपर रैंक के व्यक्ति होंगे, तो जो वारंट में प्रोसीजर दिया होगा उस प्रोसीजर के हिसाब से वो वहां पर तलाशी लेंगे। मतलब एक में कहा है कि प्रवेश करेंगे, 2 में कहा है कि तलाशी लेंगे, और सी में कहा है कि जो भी चुराई हुई संपत्ति वहां पर मिलती है या कोई ऐसी आपत्तिजनक संपत्ति मिलती है जिस पर यह धारा लागू होती है, तो उसको अपने कब्जे में लेंगे। संपत्ति को कब्जे में लेंगे। और इसके बाद उन्होंने ये कहा है, जो डी नंबर है, कि ऐसी संपत्ति या वस्तु को मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे या अपराधी को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने तक उसको उसी स्थान पर पहरे में रखें या अंततः उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। मतलब अब घ नंबर यानी डी का नंबर कहता है कि आप जो व्यक्ति मिला उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। यह जो सामान मिला है व्यक्ति को पेश करेंगे या सामान को पेश करेंगे, और जब अगर उसमें कुछ टाइम लग रहा है पेश करने में तो उस व्यक्ति को अपने पास रखेंगे, ये कहा गया है इसमें। अब इसमें और भी कुछ क्लॉज हैं जो आप बैरेक से देख लीजिएगा। और इसमें सबसेक्शन 2 जो कहता है, सबसेक्शन 2 में उन सारी चीज़ों की लिस्ट दे रखी है जो जिसके ऊपर ये धारा जो है
वो अप्लाई होती है। जैसे इसमें एक नंबर पे कह रखा है कि कूटखरीद सिक्का, और नंबर 2 पे धातु टोकन अधिनियम के अंदर में जो धातु टोकन के बारे में बताया गया है वो दिए हैं। नंबर सी में क्या है, कूटखरीद करेंसी या कूटखरीद स्टैम्प, स्टाम्प नोट मतलब जो भी स्टाम्प पेपर वगैरह होते हैं अगर वो जाली पाए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। सिक्का, हाँ में बताया इन्होंने धातु टोकन, सी में बताया इन्होंने करेंसी नोट, ये कूट खरीद हैं सारे। डी में बताया कोई दस्तावेज, नकली मुद्राएं, मतलब ये सारी चीजें जो भी होंगी इन पे ये अधिनियम, ये धारा, इस अधिनियम की ये धारा लागू होती है। ये जो भी पूरी लिस्ट दी गई है इसे आप बेरेट से देख लें। इसके बाद धारा 95 क्या कहती है, धारा 95 कहती है कुछ प्रकाशन के संपन्न होने की घोषणा करने के लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। मतलब कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि किसी न्यूज़पेपर में या किसी किताब के अंदर या किसी दस्तावेज के अंदर ऐसी कोई आपत्तिजनक वस्तु या उन्होंने कोई आर्टिकल लिख दिया है या कोई पोस्टर छाप दिया है जिससे हमारे देश को रक्षा के लिए, आपसी धर्म के लिए या अश्लीलता को देखते हुए कुछ खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे किसी समाचार पत्र को और इन सारी चीज़ों को हम किस प्रकार से जब्त करेंगे और जब्त करने के बाद इनकी बहाली की प्रक्रिया क्या होगी, ये दे रखा है धारा 95 में। इम्पॉर्टेंट है यहाँ से एक क्वेश्चन अभी पूछा था कि इसमें कौन कौन सी धाराओं का के बारे में दे रखा है, तो इसमें आईपीसी कुल मिला के 5 धाराओं के बारे में दे रखा है। इसे हम देख लेते हैं। धारा 95, कुछ प्रकाशनों के संपहट होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। तो अब ये जो है इसमें किसी भी कोई प्रकाशन हो रहा है उसके तहत किसी भी तरीके का प्रकाशन हो सकता है, चाहे वो समाचार पत्र का हो, चाहे वो किसी किताब का हो या किसी दस्तावेज का, तो ये आएगा हमारे किसी स्टेट के अंडर में। तो राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट को नंबर 1 इसमें जो समाचार पत्र या पुस्तक, नंबर बी दस्तावेज में, मतलब राज्य सरकार को किसी समाचार पत्र, पुस्तक या दस्तावेज में आईपीसी की धारा 124 ए, जिसका मतलब होता है राजद्रोह, 153 है धार्मिक भावनाओं को आहत करना, 292
अश्लील साहित्य बेचना, 293 बच्चों को अश्लील साहित्य बेचना, और 295 किसी के धर्म का अपमान करना। अगर ये सारी हैं, अगर किसी समाचार पत्र में जो बताया गया है धारा 95 के तहत, राज्य सरकार को ये लगता है कि किसी समाचार पत्र में या किसी पुस्तक में या किसी दस्तावेज में राजद्रोह की, धार्मिक भावना को आहत करने की, या अश्लील साहित्य बेचने की, या बच्चों को अश्लील साहित्य बेचने की, तो धारा 293 में बताया गया, या धर्म का अपमान करने जैसी कोई भी चीज प्रकाशित होती है तो सबको, मतलब समाचार पत्र और पुस्तक और दस्तावेज को जब्त करने की, जब्त करने की घोषणा अधिसूचना द्वारा कर सकती है। और भारत में अब जैसे ये घोषणा होगी, उसके बाद पूरे भारत में जहाँ कहीं भी ये ऐसी चीज मिलेगी, चाहे वो किसी बिल्डिंग में हो, चाहे किसी दुकान में हो, चाहे किसी फड़ पे कोई ठेला लगा के बेच रहा हो, ये सारी चीजें तो, और कोई भी पुलिस अधिकारी, ये अब यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो पुलिस अधिकारी की रैंक क्या होगी, कि वो एसआई से ऊपर होगा या नीचे होगा, ये सारे लोग उसको फौरन जब्त कर लेंगे। जब्त करने का इनको अधिकार मिल जाएगा इस घोषणा के अधिसूचना में प्रकाशित होते ही। और उसके बाद कोई मजिस्ट्रेट साहब या एसआई से ऊपर के, मतलब अब जो दूसरी बात इन्होंने कही है कि कोई भी मजिस्ट्रेट और एसआई से ऊपर रहेंगे कोई भी व्यक्ति, जहां ये सामग्री, ऐसी कोई सामग्री मिलती है या होने के संदेशा है, अगर वो कोई बिल्डिंग है, कोई घर है, मकान है, तो उसमें प्रवेश कर सकते हैं और उसकी तलाशी ले सकते हैं, ये इसमें कहा गया है। इसका सबसेक्शन 2 जो है, सबसेक्शन 2 जो कहता है वो ये बताता है कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं और ये दस्तावेज क्या होंगे, इसके बारे में सेक्शन 2 में दे रखा है। और इसका सेक्शन 3 जो है वो ये कहता है कि अगर इसके तहत, मतलब धारा 95(1) के तहत, धारा 95(1) के तहत अगर कोई कार्रवाई की गई है और किसी का कुछ दस्तावेज या डॉक्यूमेंट और अखबार, ये सारी चीज जब्त की गई हैं, तो उसके बारे में जो भी सवाल जवाब होंगे वो धारा 96 के तहत होंगे। मतलब धारा 95 के तहत जब्ती पर सवाल धारा 96 के अनुसार होंगे। मतलब जो धारा 95(1) में हमने जिस चीज का संपहरण किया, मतलब जब्त किया है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो कोई पुस्तक हो, चाहे कोई दस्तावेज हो, उसको हमने जब्त किया, तो उस पर जो प्रश्न होगा वो धारा 95 के अनुसार होगा, ये कहा गया है। तो धारा 95 क्या कहती है, सेक्शन 96 संप्रहण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन, मतलब जो भी धारा 95(1) के तहत हमने संपहरण किया है, जब्त की हैं चीजें, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे उसमें अश्लील साहित्य हो,
या कोई हम अश्लील साहित्य बच्चों के लिए बेच रहे थे, उसका हमने जो संप्रहण अपहरण मतलब जब्त किया है, उसके बारे में जो भी सवाल होगा, जो भी कार्रवाई होगी, जिसके बारे में उसको अपहस्त करने की या उसके ऊपर जो भी कार्रवाई आम जिसका हुआ है वो करना चाह रहा है, तो वो धारा 96 के तहत करेगा। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है। और धारा 96 जो कहती है कि जो ये घोषणा की गई है, मतलब जो ये घोषणा की गई, इस घोषणा की तारीख से, मतलब घोषणा के प्रकाशन से की तारीख से 2 माह के अंदर 2 माह के 2 माह के अंदर जो हितवक व्यक्ति है इस जब्ती का, मतलब जो सामान जब्त हुआ है उस सामान में जिस व्यक्ति का हित बनता है, वो व्यक्ति इस घोषणा के प्रकाशन से 2 माह के अंदर अंदर हाई कोर्ट में आवेदन कर सकता है कि उस समाचार पत्र में जो धारा 95(1) में बताया गया है ऐसा कुछ भी नहीं था। इस चीज का आवेदन हाई कोर्ट में कर सकता है, ये धारा 1 कहती है। अब धारा 2 क्या कहती है? धारा 2 कहती है कि अगर ऐसी में 3 जज हैं या उनसे अधिक हैं, अगर जिस हाई कोर्ट में हमने इसके यहाँ पर जो आवेदन किया है और उस हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश की पीठ है वो 3 है या 3 से अधिक है, तो तीनों से बनी विशेष न्यायपीठ जो है वो इस मामले पर सुनवाई करेगी और इसको तय कर देगी। मतलब अगर 3 है तो जो 3 से जो विशेष पीठ बनेगी वो इसे सुनेगी और तय करेगी। और अगर 3 से कम है, इसी में कहा गया है अगर 3 से कम है तो उन तीनों में जितने भी होंगे वो सभी उसे सुनेंगे और तो उसे तय करेंगे, ये कहा गया है। नंबर 3 में कहा गया है कि इस चीज के लिए जो साक्ष्य होगा ना वो उस दस्तावेज, खास तौर से यहाँ पर उन्होंने शब्द किया है समाचार पत्र की कोई प्रति साक्ष्य में दी जा सकती है। अब इसका जो साक्ष्य है, साक्ष्य में समाचार पत्र की प्रति चल जाएगी। अब ये कहता है हमारा सेक्शन 3। सेक्शन 4 में बताया गया कि अगर जो हमने आवेदन किया है 96(1) के तहत हमने आवेदन किया है और ये सब सुनवाई होती है और उसमें हम देखते हैं कि इसमें जो ये कह रहे हैं कि इसमें 95(1) जैसा कुछ भी नहीं है, तो जब ऐसा पाया जाता है 95(1) जैसा कुछ नहीं है तो इसको अपास्त का आदेश दे दिया जाएगा। अगर 95(1) जैसा कुछ नहीं होता है तो जो बेंच है जिसने ये मामला सुना उसे अपास्त कर देंगे। अब यही नंबर 5 में वो कहता है कि अगर न्यायाधीश, जो ये बेंच है इसमें न्यायाधीशों में अगर मतभेद है तो जो इसका निश्चय होगा वो बहुमत के आधार, बहुसंख्या के आधार पर होगा। मतलब अगर मतभेद है तो निश्चय बहुसंख्या के आधार पर। ये धारा 96 कहती है, मतलब धारा 95 में जो भी हम जब्त कर रहे हैं उसकी कार्रवाई जो है वो धारा 96 के तहत होगी। और धारा 96(1) में कहा गया है कि उस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 2 माह के अंदर आप ये आवेदन कर सकते हैं कि भैया जो आपने जब्त किया है उसमें धारा 95(1) में जितने भी चीजें बताई गई हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये आप आवेदन कर सकते हैं। उस जिस हाईकोर्ट में आप आवेदन कर रहे हैं अगर वहां पर 3 जजों की बेंच है तो उनसे बने कोई एक स्पेशल बेंच उस मसले को सुनेगी। और अगर 3 से कम है तो जितने भी जजों से स्पेशल बेंच बनेगी वो सुनेंगे।
इसके सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि साक्ष्य के तौर पर हम जो समाचार पत्र है उसकी प्रति को ही साक्ष्य मान लेंगे। 4 में कह रहे हैं कि अगर 95 एक जैसा कंटेंट उसमें नहीं पाया गया है जो भी हमने जब्त किया है, तो उसे हम अपास्त कर देंगे। और 5 में कहते हैं अगर न्यायाधीश जो भी हैं उसके बारे में जो तय करने के लिए बैठे हैं, अगर उनके आपस में राय नहीं बनती है, उसमें मतभेद रहता है, तो जो भी है उसका निश्चय जो होगा बहुसंख्या के आधार पर होगा कि जिधर ज्यादा वोटिंग हो जाएगी उस उनका डिसीजन मान लिया जाएगा। यहाँ तक धारा 96 हमारी हो जाती है। अब धारा 97 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि संविधान का आर्टिकल 24 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के किस सेक्शन के साथ मेल खाता है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। और ये कई बार क्वेश्चन आया अभी रिसेंटली उत्तराखंड एपीओ में, उत्तर प्रदेश एपीओ का रिसेंटली एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। और वहाँ ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा था कि सीआरपीसी की धारा 97 संविधान के किस अनुच्छेद के समतुल्य है, ऐसे करके एक क्वेश्चन आया था। तो हम यहाँ देख लेंगे सेक्शन 97 और ये इंपॉर्टेंट है। सदोष परिरुद्र व्यक्तियों के लिए तलाशी, मतलब कुछ ऐसा व्यक्ति आपको अगर पता चलता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सदोष परिरुद्ध मतलब रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट कर रखा है, तो उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हम तलाशी वारंट का आदेश दे सकते हैं। ये वारंट जो होगा हमारा डीएम साहब, एसडीएम, जीएम फर्स्ट क्लास द्वारा ये दिया जा सकता है। और यहाँ पर इतना क्या कहा है, जो ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी ले सकता है और ऐसी तलाशी अनुसार ली जाएगी। और यदि व्यक्ति मिल जाता है तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा। मतलब जैसे सेक्शन जैसे आर्टिकल 24 संविधान ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप अपने पास 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रोक सकते, सेम कंडीशन यहाँ पर दी गई है सेक्शन 97 में। और अगर आप प्रैक्टिस लॉयर हैं तो आपको पता होगा कि फैमिली कोर्ट में जब भी कोई, हमने बहुत बार देखा होगा कि हम सेक्शन 97 की एप्लीकेशन देते हैं, वो इसलिए कि किसी भी महिला को उनके मायके वाले रोक लेते हैं। मतलब लव मैरिज के केसेस में ज़्यादा देखा जाता है कि, तो वहाँ पर ये हम रिट में ना जाकर सेक्शन 97 की एप्लीकेशन से भी काम चला लेते हैं, ये देखा गया है। ये आर्टिकल 24 के समान है। इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि जो सदोष व्यक्तियों के लिए हम किसी ने किसी को गलत तरीके से रोक रखा है, कैद कर रखा है, उस व्यक्ति की आज़ादी के लिए हम ये तलाशी वारंट जारी कर, तलाशी का आदेश दे सकते हैं। ये देंगे डीएम साहब और एसडीएम साहब या जीएम फर्स्ट क्लास। और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के तलाशी के लिए वारंट दिया गया है, और जैसे ही वो मिल जाता है तो उस व्यक्ति को तुरंत छोड़ दिया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। अब ये किसी व्यक्ति के बारे में हो गया। जब व्यक्ति की बात चल रही है तो महिलाओं के बारे में भी दिया रखा है। तो ऐसी महिलाएं जिसको किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती विधि विरुद्ध कार्य के प्रयोजन के लिए अपने पास छुपा रखा है, रोक रखा है, या उनका परिरुद्ध कर रखा है, सदोष परिरुद्ध कर रखा है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए उन महिलाओं को छोड़ने को विवश करने की शक्ति जो है वो दी गई है। अब इसमें कहा गया है अपहरण स्त्रियों की वापस करने, विवश करने की
की शक्ति। अब इसमें कहा है एनी फीमेल या 18 वर्ष से कम किसी भी महिला को या 18 वर्ष से कम इस उम्र की महिला को अगर किसी व्यक्ति ने विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपने पास रोक रखा है या विधि विरुद्ध रखे जाने का हमको जानकारी मिली है कि ऐसे किसी व्यक्ति ने किसी महिला को विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए रोक रखा है तो डीएम साहब, एसडीएम साहब या जीएम फर्स्ट क्लास ये आदेश दे सकते हैं कि उस स्त्री को तुरंत छोड़ दिया जाए या उस बालिका को उसके पति, माता पिता या संरक्षक या इन अन्य व्यक्ति को जो उस बालिका का विधि पूर्वक संरक्षक है तुरंत वापस कर दी जाए। और ऐसे आदेश का अनुपालन ऐसे बल प्रयोग द्वारा जैसा हो करा सकता है। मतलब जब किसी मजिस्ट्रेट साहब को, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को या एसडीएम साहब को या डीएम साहब को ये सूचना मिलती है कि किसी महिला का या किसी लड़की का जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है किसी ने विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए उसे निरुद्ध कर रखा है, तो ऐसे मजिस्ट्रेट साहब ये आदेश देंगे कि ऐसी महिला को या ऐसी लड़की को तुरंत छोड़ दिया जाए या फिर उनके हस्बैंड को या उनके माता पिता को या जो उनके लीगल गार्जियन है उनको वापस कर दिया जाए। और ऐसा करने के लिए आपके लिए पर्याप्त आवश्यकताओं को, जो भी चीज़ें आवश्यक हों उनका प्रयोग करते हुए आप ऐसा एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। तो आज तक इस लेक्चर में हमने धारा 91 से 98 तक का जो सीआरपीसी का प्रोविज़न था जिसमें सम्मन और वारंट के बाद जो है चैप्टर 7 के अंदर हमने ये देखा कि हम किसी चीज़ को या किसी डॉक्यूमेंट को या किसी पार्सल को जो कि किसी डाक अधिकारी के पास है उसको हमें कोर्ट में अगर पेश कराना है तो हम सम्मन और वारंट के माध्यम से कैसे कराएंगे, और किसी जगह का हमें तलाशी लेनी है तो हम कैसे लेंगे, ये हमने देखा। आज के सेक्शन में अब बस इतना ही रखते हैं, आगे जैसा भी होगा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सीआरपीसी का इम्पोर्टेंट चैप्टर जो अब शुरू होगा वो होगा चैप्टर 8 जो कि सेक्शन 106 से शुरू होता है, और वो पीस एंड गुड बिहेवियर के बारे में कि कैसे हम पीस मेंटेन रखनी है, कैसे गुड बिहेवियर के लिए हमें कैसे किसी से मतलब जमानत पत्र वगैरह लेने, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ठीक लगती है, अच्छी लगती है और इससे आपको थोड़ा भी कुछ गेन हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे लोगों को शेयर करें जिससे कुछ लोगों को ज्ञान मिले, उनका कुछ फ़ायदा हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।